जिस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और लंबे टाइम तक हर कोई सिर्फ इस न्यूज़ का वेट कर रहा था कि पहलगाम के अटैक के बाद में इंडिया ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, और फिर उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। एट द सेम टाइम एक और ऑपरेशन चल रहा था जो हमारी सीआरपीएफ कर रही थी, जो हमारे अनसंग हीरोज हैं। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हमारी जो आर्मी है वो ऑफ कोर्स बहुत ब्रेव है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो सालों साल में एक बार होता है। पर एक हमारी सीआरपीएफ है जो 24 घंटे नक्सलाइट एरियाज में अपने ऑपरेशंस को करती रहती है, या फिर 24 घंटे उसको प्लान करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसका ध्यान कभी किसी का जाता नहीं है इसके ऊपर, और शायद लोगों को ना 90% लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी समझ नहीं आता कि नक्सलाइट्स वाला जो सीन है पूरा वो क्या सीन है। आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा, और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आज के टाइम में चल क्या रहा है और इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है जो स्पेशल है। जैसे अभी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो समझाता हूं मैं आपको। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 31 मार्च और 2026 जो है वो लास्ट डेट होगी जब इंडिया में कोई नक्सलाइट या नक्सल ऑपरेशन या नक्सल का कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलाइव होगा। तब तक हम नक्सल फ्री बना देंगे पूरे कंट्री को। 31 मार्च जो होता है ना वो फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट होती है, अगर आपको पता हो तो। जान के ये बोला गया है कि इस तरीके से प्लान करा गया है वो अलग चीज है, और उसमें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस है जो अभी हुआ उसी टाइम जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था इंडिया का। इसी के बारे में और समझते हैं, लेकिन पहले ना ये समझना जरूरी है कि नक्सलाइट्स होते कौन है। नहीं समझ में आता लोगों को, और जब तक समझ नहीं आएगा ना तो आगे की कहानी का कोई सेंस नहीं बनता। वो सिर्फ बहते हुए बादल हैं और कुछ भी नहीं। आपको अगर न्यूज मिल रही है और आपको बेसिक उसका कारण नहीं पता तो फिर वो बहते हुए बादल है। तो कहानी शुरू होती है थोड़ी सी पीछे से, आजादी के टाइम से। 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनके पास करने को बहुत ज्यादा काम था। कुछ साल तो सिर्फ हमारे देश को इस चीज में लग गए कि भाई हमारे देश की जितनी भी स्टेट्स है ना, उनमें कई सारी स्टेट्स पे राजाओं का रूल था, तो उसको इंडिया में मिलाना था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान वगैरह। कई साल इसमें लग गए। इनफैक्ट गोवा जैसी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज तो ऐसी थी जिनको 10-15 साल बाद इंडिया में सम्मिलित करा गया। उससे पहले उन पे पोर्तुगीज का ही रूल चलता रहा। अब इतने टाइम में इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे खड़ा तो हो रहा था। जैसे कि प्रॉपर पुलिस स्टेशन बन रहे थे, जुडिशरी खड़ी हो रही थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS IPS, फॉरेस्ट के लिए अलग रूल बनाए जा रहे थे, पहाड़ों के लिए अलग रूल बनाए जा रहे थे। तो इसमें एक चीज आपको समझ में आएगी कि पूरा कंट्री, हमारा देश जो है वो तो अंग्रेजों के कंट्रोल में था, और अंग्रेज जो है वो पूरे इंडिया को ऑप्रेस करते थे। और पूरे इंडिया के अंदर भी जो ऑप्रेस्ड पीपल थे ना, जैसे दलित थे या ट्राइब्स थी, काफी सारे ट्राइबल लोग थे, वो एक अलग ही लेवल पे थे। तो जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो फिर रिजर्वेशन वगैरह दिया गया। जो दलित थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको रिजर्वेशन वगैरह मिला। तो इंडिया में एक तो आप ये समझो कि इंडिया में ट्राइब्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब हर स्टेट में अपनी ट्राइब्स हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में, कर्नाटका से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके तेलंगाना, उड़ीसा, हर जगह पे। अब हुआ क्या कि कई सारी जगह पे जहां पे या तो प्लेन था, ठीक है, प्लेन में चीजें पास करना आसान होता है, ट्रेवल करना आसान होता है, या फिर अगर कहीं ट्रेवल करना आसान नहीं होता, जैसे कि पहाड़ों का एरिया है, तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे थे जो सपोर्ट करते थे हमेशा अपने लोगों को, स्पेशली ट्राइब्स को। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, या जितने भी वहाँ पे दलित रहते थे उनके अपने पॉलिटिकल लीडर्स बन गए, जिन्होंने अपने लोगों को खड़ा करना स्टार्ट किया, या फिर एटलीस्ट अगर वो करप्ट भी थे तो एटलीस्ट वो अपने लोगों का एक स्टैंड रखते थे। पर कई जगह इंडिया में ऐसी थी जहाँ पे जो ट्राइब्स थी ना वो टोटली इग्नोर हो गई। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इस पूरे रीजन में एक तो फॉरेस्ट का एरिया बहुत ज्यादा है, जंगल बहुत ज्यादा है, और इसमें इतनी सारी ट्राइब्स रहती थी जो इग्नोर हो गई, जिसपे खास कोई किसी का ध्यान नहीं गया। वहां पे 20 साल तक ना तो प्रॉपर स्कूल्स पहुंच पाए, न रोड पहुंच पाई, ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई। एट द सेम टाइम हमारे देश को तेजी से ग्रो करना था, और ग्रो करने के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एकदम से हमारे लोग उठ के इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, या बड़े बड़े प्रोफेशंस हासिल कर लेंगे। पहले उनको लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, लिटरेसी रेट, पहले उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो एक चीज थी जो हम कर सकते थे इंडिया, और वो था कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने देश को ग्रो कर सकते थे, थोड़ा पैसा कमा सकते थे। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या चीजें आती हैं? कोल, कोबाल्ट, यानी कि जो माइनिंग करके निकाला जा सके, आयरन, और ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ये ज्यादातर इधर के रीजन में ही पाए जाते थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने काफी एग्रेसिवली यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करे। अब प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं आपको एग्रेसिवली उनको हटाना पड़ेगा, तो उनको एग्रेसिवली हटाया गया। एट द सेम टाइम आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, प्रॉपर फॉरेस्ट पुलिस का, या फिर ढंग से एक एनवायरनमेंट नहीं है, ऊपर से जुडिशरी भी स्लो है, और
अभी सारा सिस्टम बना नहीं है, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। तो हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर एरिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जहाँ पे ये डेंस फॉरेस्ट है, इस एरिया में कई बार ऐसा हुआ कि जो करप्ट लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने यहाँ के ट्राइबल्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। उनको उनकी जमीन से हटाया गया, लेकिन उनको प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं दी गई। अगर उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब पूछे तो पे हाथ उठाया गया, वायलेंस का इस्तेमाल करा गया। चलो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया दोनों के बीच में और एक वॉइड क्रिएट हो गया। एट द सेम टाइम चाइना में एक आइडियोलॉजी बहुत फेमस हो गई थी, माओइस्ट आइडियोलॉजी। अगर आप इंडिया में देखोगे ना तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज दिखेंगी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, आगे ब्रैकेट में लिखा रहता है। उसके बाद जो सीपीआईएमएल है उसमें मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी सीपीआई और ब्रैकेट में माओइस्ट नहीं दिखाई देगी, जबकि वो भी एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि वो बैन कर दी गई टोटली इंडिया में। ऐसा क्यों हुआ वो आप समझना। माओइस्ट जो आइडियोलॉजी है वो चाइना में उसका जन्म हुआ था और माओ जेडोंग की वजह से हुआ था। माओ जेडोंग का ये कहना था कि भाई जो एलिट्स होते हैं ना, पैसे वाले होते हैं और डेमोक्रेसी जो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा पैसे वाले होते हैं, वो ओप्रेसर होते हैं। और उसके लिए गांव से क्रांति शुरू होनी चाहिए, विलेज से, जंगल से क्रांति शुरू होनी चाहिए। और क्रांति जो है वो बातों से नहीं आएगी, साइलेंट प्रोटेस्ट करके नहीं आएगी, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। ये माओइस्ट आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इससे मैच करती थी। हालांकि इसकी सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था नहीं और करप्ट लोग होते हैं हर जगह पे जो सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उस पूरे एक केओस में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई और माओइस्ट आइडियोलॉजी का आसान हो गया यहाँ के लोगों को कन्विंस करना कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही गंदी चीज है और वो एक तरीका है जिससे जो पैसे वाले लोग हैं या जो एलिट्स है ना, जिन्होंने पावर होल्ड कर रखी है, वो गरीबों को दबाते हैं। इसीलिए तुम्हारा आर्म्ड रिबेलियन करना जरूरी है। एक गांव है इंडिया में ही, नक्सलबारी करके, वहां पे जो पुअर पेजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उन्होंने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उनमें चारू मजूमदार और कानू सान्याल करके दो लोग थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को धीरे धीरे आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हथियार उठाओ, बेस्ड ऑन माओइस्ट आइडियोलॉजी। और 1970s और 1980s के टाइम पे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज थी ना, उनमें धीरे धीरे पंडित नेहरू के कहने पे बहुत सारी आइडियोलॉजीज की पढ़ाई करानी शुरू कर दी गई थी, जिसमें एक माओ जेडोंग की भी आइडियोलॉजी थी। तो इससे क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे काफी सारे, वो भी ये बात कन्विंस हो गए इस बात से कि भाई ये बात सही है, जो गरीब है उसको दबाया जाता है, जो ट्राइबल्स है उनको दबाया जाता है। एक्चुअली दबाया तो जाता है, पर वो दबाया सबके द्वारा नहीं जाता, वो सिर्फ उन करप्ट माइंडसेट के लोगों द्वारा दबाया जाता है। जो किसी भी आइडियोलॉजी में होंगे ना तो वो दबाएंगे ही लोगों को, क्योंकि उनका पर्पस ही वो होता है। तो उनको भी ऐसा लगा और वो जाके वहां पे वो भी सपोर्ट करने लग गए उस पर्टिकुलर मूवमेंट को। और इससे क्या हुआ, एक लंबा स्ट्रगल शुरू हो गया इंडियन गवर्नमेंट और नक्सलाइट्स के बीच में, लंबा स्ट्रगल। हालांकि ये बात समझाना मुझे बार बार जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो कोई इंसान नहीं होता है, वो एक बॉडी होती है। बॉडी तो ओरिजिनली होती है और प्योर होती है, लेकिन लोग जो आते हैं ना उसमें वो उसको करप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और सारे लोग करप्ट नहीं होते। गवर्नमेंट ने जब धीरे धीरे ये रियलाइज करा कि भाई ट्राइबल्स के साथ कुछ कुछ गलत चीजें हुई भी है, इसमें कोई गलत नहीं है, हालांकि आप हथियार उठाओ ये भी गलत चीज है, पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही। गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस करने की कोशिश करी, जैसे एक है PESA एक्ट, जिसमें ये मेक श्योर करा गया कि भाई जितने भी ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, शेड्यूल एरियाज में, वो अपना सेल्फ रूल कर सकते हैं। गवर्नमेंट उन पे बहुत ज़्यादा कानून नहीं चलाएगा, तुम अपना खुद का अपनी पंचायत बनाओ, खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, हम ज़्यादा कुछ खास इंटरफेयर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस बात बड़ी ना हो जाए, तुम्हारे इंटरनल मैटर में हम नहीं पड़ेंगे। दूसरा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वाला, उसमें यह बताया गया कि भाई लैंड और फॉरेस्ट का जो यूज़ है ना, वो बाकी बाहर के जो लोग हैं ना उनको अलाउ नहीं होता है। जो फॉरेस्ट के अंदर की लैंड होती है ना, वो बाहर के लोग ऐसे उसमें जाके रह नहीं सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कभी किसी बड़े फॉरेस्ट में जाओगे ना, तो आपको 1-2 घंटे 4 घंटे या तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी इतने घंटे के अंदर, या मिलेगी तो आप सिर्फ स्पेसिफिक एक व्हीकल के अंदर ही रह सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट के अंदर हर किसी को अलाउंस नहीं होती, लेकिन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के थ्रू ट्राइबल्स को फॉरेस्ट के अंदर रहने की परमिशन भी मिल गई, वो यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट को। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बात सही है कि अगर जंगली जानवरों को मारा गया फॉरेस्ट के अंदर और लकड़ियां काटी गई, तो वो पूरा इकोलॉजी का बैलेंस खराब कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्कूल्स, रोड्स, टावर, राशन स्कीम, ये सारी चीजें वहां पे भी लगानी शुरू करी। ट्राइब्स को ऑलरेडी रिजर्वेशन होता ही है, बाकी जो भी पंचायत है, असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट है, वहां पे भी उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया।
लेकिन ये नक्सलाइट्स की गिनती कभी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि जो रिवॉल्यूशन 50 साल पहले इस बात के लिए बनाया गया था कि भाई इनजस्टिस हो रहा है, आज वो रिवॉल्यूशन सिर्फ कुछ लोगों के, गिनती के लोगों के पावर को होल्ड करने का एक तरीका है। बहुत सारे गांव हैं और गवर्नमेंट जो है उन गांवों के थ्रू, गांव जिनमें ट्राइब्स रहती हैं, उन गांवों के थ्रू थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है कि भाई फलाना जो नक्सलाइट है वो कहाँ पे है, कैसे है, उसको अरेस्ट करा जाए। अगर वो इन्फॉर्मेशन दे देता है तो फिर नक्सलाइट्स जो है उसी बंदे को टारगेट करते हैं और उसको फिर वो जिंदा नहीं छोड़ते। ऐसे कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि सपोज करो 2 गांव हैं, एक ट्राइब है ढोलकपुर का गांव है, दूसरी ट्राइब रहती है दूसरे गांव में जिसको फुलेरा बोल लो। अब सपोज करो कि फुलेरा ऐसा गांव है जिसमें नक्सलाइट्स से जो एग्री करता है, लेकिन दूसरा ढोलकपुर नहीं एग्री करता। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि नक्सलाइट्स ने सीधे सीधे पूरे के पूरे ढोलकपुर पे अटैक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो नक्सलाइट्स की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे नक्सलाइट्स की जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ पावर को होल्ड करने की है, क्योंकि वो लंबे टाइम से करते आए हैं इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम, तो वो आज भी कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं होती है किसी भी ट्राइब को कुछ भी हक ना देने की या उन्हें ओप्रेस करने की। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट एज अ बॉडी, कोई ह्यूमन नहीं। और आज के टाइम पे जहाँ ये बात हमें समझ में आ गई है कि सोशल मीडिया आ चुका है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत तगड़े तरीके से होती है, तो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई भी ऐसा एरिया, स्पेशली ये रेड कॉरिडोर, इसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं, जितना भी ये रीजन है जिसमें नक्सलाइट वाला खतरा रहता है, तो कोई भी इस पूरे पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा सकता है। स्पेशली चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज फायदा उठा सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई है और गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस कर दिया कि भाई इनफ इज़ इनफ। 2026 एक लास्ट डेट है जब हम नक्सलाइट्स को यहाँ से टोटली ख़त्म कर देंगे। या तो नक्सलाइट्स को खुद ही सरेंडर करके सोसाइटी में सम्मिलित होना पड़ेगा, या फिर अगर वो नहीं करेंगे तो अरेस्ट होंगे, या फिर जो भी सीआरपीएफ बेस्ट चूज करेगी वो। उसी के तहत हुआ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑपरेशन था क्योंकि ये पहले की तरह के ऑपरेशंस की तरह नहीं है। जैसे पहले 10, 15, 20, 50, 40, 50 साल से हम लगातार नक्सलाइट्स के अगेंस्ट लड़ते आ रहे हैं। सीआरपीएफ के अच्छे खासे रिसोर्सेज इस चीज़ में वेस्ट होते हैं। पहले जो हमारे ऑपरेशंस होते थे वो होते थे चूज एंड किल, इस मेंटालिटी के साथ हम ढूंढते थे नक्सलाइट्स को, उनको न्यूट्रलाइज करते थे, फिर और नक्सलाइट्स आ जाते थे, थोड़ी बहुत देर के लिए स्टेबिलिटी होती थी, फिर वो वापस इंस्टेबिलिटी हो जाती थी। इसमें हमारे सीआरपीएफ के अच्छे खासे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता था और सीआरपीएफ के कई सारे सोल्जर्स हमारे शहीद हो जाते थे। इस टाइम जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है क्लियर, होल्ड, डेवलप। कहने का मतलब कि जो भी रीजन है जहाँ पे नक्सलाइट्स काफ़ी हेडक्वार्टर बना के बैठे हैं उसको क्लीन करो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ से हिलना नहीं है, होल्ड करो और उसको डेवलप करो। डेवलप एक बार हो गया, डेवलपमेंट आ गई, नौकरियां करने लग गए लोग, बाहर की कंपनीज आ गई, तो फिर वहाँ पे नक्सलाइट्स का आना बहुत ही सर्वाइवल जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस बार हमारे जो सीआरपीएफ के सोल्जर्स थे वो ऐसी जगह पे गए। सीआरपीएफ के सोल्जर्स और कोबरा कमांडो होती है, जंगल वॉरियर्स बोलते हैं उनको, वो ऐसी जगह पे गए जहाँ पे नक्सलाइट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स थे। वहाँ से उनको टोटली क्लियर कर दिया और रिमूव कर दिया। और अब स्ट्रैटेजी ये है कि वहाँ से हम हिलने नहीं वाले, वहीं पे हम अपनी बटालियन को बिठाएंगे, वहीं हम अपनी टुकड़ी रखेंगे और वहाँ पे डेवलपमेंट अब स्टार्ट होगी। ड्रोन के थ्रू सर्विलांस होगा, ड्रोन से इस्तेमाल करे जाएंगे, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि बस चूज एंड किल वाली सिचुएशन। इस बार एक और चीज़ स्पेशल है कि इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल करा गया और आने वाले टाइम में भी करा जाएगा डीआरजी का और बस्तारिया बटालियंस का। डीआरजी होती है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। अब ये नाम तो सिंपल लग रहा है लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि इसमें जो लोग हायर करे जाते हैं वो एक्स माओइस्ट्स होते हैं, जिन्होंने पहले कभी सरेंडर करा हुआ है, या फिर लोकल की जो पॉपुलेशन है उन्हीं को हायर करा जाता है क्योंकि वो जंगल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो लोग रिबेल कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। अबुझमाड़, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, इस एरिया को बोला जाता था कि ये इंडिया की लास्ट ऐसी टेरिटरी है जिसको गवर्न नहीं करा जाता, जिसपे गवर्नमेंट का रूल नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में इसको भी कंट्रोल में ले लिया गया और इसको भी अब होल्ड करके डेवलप करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। दशकों से इस एरिया में कभी प्रॉपरली होल्ड कभी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं था। तो हमारे सीआरपीएफ के सोल्जर्स ने और कोबरा कमांडोज ने और बाकी की जो फोर्सेस थी जो साथ में काम कर रही थी, उन्होंने एक और ऑपरेशन किया जो इंडिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को टोटली एंड कर सकता है। और ऑफ कोर्स वो सारी जो चीज़ है वो इंडिया की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगी और इंडिया को एज अ कंट्री एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगी। इसके रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो वेलकम टू द कमेंट्स।